अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है पोलराइज पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे बहुत एक नामी ग्रामी और एक प्रोमिनेंट चीज़ हो गई है। इसी वजह से जो है बीइंग इन सीएसएस एस्पिरेंट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जो कभी सवाल में भी आ सकता है। और उसके अलावा जो है ये बहुत सारे टॉपिक्स में जो है कन्वर्ज करता है, जैसे पॉलिटिकल जैसे हमारा हो गया था, हमने पिछले लेक्चर में जैसे एक किया था पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान किया था। और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी के टॉपिक्स हैं, डेमोक्रेसी में क्या क्या हमारे यहाँ पे मसाइल हैं, उसमें भी एज आर्गूमेंट यूज़ हो सकता है और ये अलग सवाल भी आ सकता है और ये ऐसे में भी हमारे लिए काम आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से, कि हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पोलराइजेशन की, जो हमारी पॉलिटिकल स्फीयर में जो हमारी पोलराइजेशन होती है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे यहाँ पे कल्ट बेस्ड जो है वो कन्फ्रंटेशन होती है। वैसे आमतौर पे कन्फ्रंटेशन वो जो की जाती है वो आइडियोलॉजिकल बेस पे की जाती है, वो आइडियाज़ के बेस पे की जाती है, वो प्रैक्टिसेस के बेस पे की जाती है जो आप अपने पॉलिटिकल इंक्यूबेंसी में आके करते हैं। बट यहाँ पे जो है जहाँ इस कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज्ड हो, तो वहाँ पे जो कन्फ्रंटेशन होती है वो कल्ट बेस्ड होती है, वो ग्रुप के बेस पे होती है, वो आइडियाज़ और आइडियोलॉजी की या प्रैक्टिसेस की बेस पे नहीं होती। उसके बाद दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है पोलराइजेशन की इन पॉलिटिक्स, वो ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल कल्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव भी होती हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उसकी एब्सेंस होती है इस हमारे पोलराइज पॉलिटिक्स में। उस किसी भी कंट्री में जहाँ की पॉलिटिक्स जो पोलराइज्ड हो वहाँ पे हमारे पास जो है इसकी एब्सेंस मिलती है। उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे कोऑप्शन को कंसिडर नहीं किया जाता। कोऑप्शन ऐसे कहा जाता है कि आप एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच रखें, आप जो है सबको इंक्लूड करें, और उस किस्म की जो अप्रोच है वो पोलराइज पॉलिटिक्स में नहीं की जाती। आप सिर्फ जो है एक ही बंदे को जो आपकी आइडेंटिटी आपके लिए जो है वो पॉजिटिव होता है, जो आपके लिए करामत साबित होता है, आप सिर्फ उसी को ही ऑप्ट करते हैं। कोऑप्शन का वहाँ पे कोई चांस नहीं होता। उसके बाद जैसे कोऑप्शन से रिलेटेड ही है एक्सक्लूशनरी अप्रोच। अब एक्सक्लूशनरी अप्रोच में ये होता है कि आप जो है जो भी आपके नीचे जो पॉलिटिकल स्फीयर में जो भी आपसे नीचे इंक्यूबेंसी में होता है, आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, आप उसकी रिसोर्सेज रोक देते हैं, या आप उसको अपने अंदर या अपनी पॉलिटिक्स के अंदर जो है आप इंक्लूडेड नहीं समझते, आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है पोलराइज पॉलिटिक्स की, जिसमें जो है जो आपके नीचे वाले बंदे या जो है आपकी बराबर की इंक्यूबेंसी में कोई भी बैठा हुआ हो, जो आपको इतना रिकॉग्नाइज ना करे, या आपको बिंग जैसे आप एक जो है एक टॉप नॉच पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपके नीचे आपके थोड़े बहुत समहाउ बराबर लेवल पे कोई भी एक इंक्रीमेंट हो, जो एक बंदा हो, कोई भी एक पॉलिटिशियन हो, अगर वो आपके किसी भी बुरे काम को सराहे ना, या आपकी जो प्रैक्टिसेस है उनको बेहतर ना कहे, या आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं अपने पॉलिटिकल स्फीयर से, या उनके लिए जो है आप रिसोर्सेज रोक देते हैं, उनके लिए रास्ता तंग कर देते हैं। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं एक्सक्लूशनरी अप्रोच। उसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये फ्रांसिस फुकुयामा ने टर्म यूज़ किया था पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके अपनी बुक में। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यही होती है, इन्हीं एक्सक्लूजनरी अप्रोच से ही रिलेटेड है समहाउ। उसे ये कहा जाता है कि आप उन्हीं जो इंडिविजुअल्स हैं आप उनको ही आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये आपके अपने हैं और ये जो हैं बिल्कुल जो है आपके अपोजिट हैं। आप जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, आप ग्रे शेड्स जो है वो नहीं देख पा रहे होते। ये जो है एक आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन भी है, जिसमें हम जो है ग्रे स्पेसेस नहीं देख पा सकते। सिमिलरली यहीं पे भी लागू होता है, जहाँ पे आप उन इंक्यूबेंट्स को उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करने से कासिर होते हैं जो है किसी जगह पे आपकी हाँ में हाँ भी मिला रहे हो, जहाँ पे आप राइट हों, और जहाँ पे आप गलत हों, आपसे कोई गलती हुई है, या आपने कोई गलत अप्रोच यूज़ की है, या आपने कोई गलत पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, वहाँ पे आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए और आपसे जो है वो अपोजिट हो। तो इस टाइप के जो ग्रे इंडिविजुअल्स होते हैं आप उनको जो है आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उनको भी जो है वो ब्लैक साइड पे डाल देते हैं, आप उनको भी जो है अपने अपोजिट साइड पे डाल देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेस क्या हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के। देखें, सबसे पहला कॉज जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का है वो है डेथ ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। देखें, अब जैसे हमने यूएसए की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है थॉमस जेफरसन है, जेम्स मेडिसन है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है एक पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनको जो है सब लोग मानते हैं। जैसे जेम्स मेडिसन की जो वाइट पेपर्स थे उनको इनडायरेक्टली तौर पे इंक्लूड भी किया गया था आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही जॉन लॉक हैं, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है, वो एक फ़िलोसोफर भी थे और उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इंक्लूड किया गया था। हालांकि जो यूएसए है उसने आज़ादी हासिल की थी यूके से, मतलब इंग्लैंड से हासिल की थी, और जॉन लॉक जो था वो जो पॉलिटिशियन था, या पॉलिटिशियन तो नहीं था खैर, वो फिलोसोफर था, पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो बिलोंग कर रहा था यूके से। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई ये हमारा जो है मतलब हमारे अपोजिट साइड पे, बट उन्होंने जो है उनके आइडियाज़ को, जो उनको बेहतर लगे, जो उनको ज़्यादा डेमोक्रेटिक लगे, उनको इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी जो है लेजिस्लेशंस में। तो यहाँ पे जिस कंट्री में पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स की डर तो वहाँ पे नहीं पाई जाए, तो वो एक काज बन सकता है आपकी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का। उसके बाद दूसरी जो हमारी कॉज है वो हमारा है, मतलब हमारे पास जो इंटर पार्टी जो पब्लिक फिगर्स होते हैं जो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं होते, अगर किसी पार्टी से मुंसलिक होते भी हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल जो आप कह सकें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है ऐसा कोई भी एक कॉमन इंडिविजुअल अभी हमारी लाइफ में कोई ज़िंदा नज़र नहीं आता जिसकी जो है सब इज़्ज़त करते हों। अब जहाँ पे एक ऐसी कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा होगी, कंसिलिएटरी अप्रोच वहाँ पे कम पाई जाएगी। अब कंसिलिएटरी अप्रोच कम पाए जाने से क्या होगा कि वो जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, अलॉन्ग विद टाइम वो एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे और उन दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं रहेगी, और फिर वो जो है एक आप कह सकते हैं कि एक स्टर्न एनिमीज बन जाएंगे एक दूसरे के। तो पॉलिटिकल आप डेमोक्रेटिक आइडियल्स ना होने की वजह से भी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होती है। और तीसरा जो हमारा कॉज है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का वो है हमारा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो आपको पता ही होगा, ये हमने पिछले भी 2-3 जगहों पे जो है 2-3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से कहते हैं जहाँ पे जो गलबा हो वो सिर्फ कुछ फैमिलीज़ का हो, कुछ ही फैमिलीज़ हो, वही आके जो है अपने कैबिनेट में बैठती हों, वही आके जो है आप कह सकते हैं कि वही आके पॉलिटिकल इंक्यूबेसिस में आती हैं, वही मिनिस्टर्स बनते हैं, वही एमएनएस एमपीज बनते हैं, और जो है उनके अलावा जो दूसरे कोई भी पॉलिटिकल फिगर भले हों भी या भले उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो या उनको जितनी भी नॉलेज हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, वो उनको आने नहीं देते, उनके लिए कोई रूम नहीं छोड़ते। तो इस टाइप की पॉलिटिक्स को हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की होने की वजह से होता यही है कि जो एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, नए लोगों के आने का, जो नए आइडियाज़ लेके आते हैं, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, ज़्यादा अवामी लोग हो, उनके लिए रास्ता बंद हो जाता है। और ये जो डायनेस्टिक लोग हैं जो वैसे भी फ्यूडल्स की तरह एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, और वही आके जब कब से बैठे हुए होते हैं तो वही एक कल्चर बनाते हैं और वही एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं। रिजल्टेंटली हमें नज़र आता है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारा जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो ज़्यादा पोलराइज्ड होता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। देखें, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है कि हम लोगों की मतलब जैसे एक कोई पॉलिटिकल इंक्यूबेंट है, कोई हुकूमत में है, हम उनकी जो पॉलिसीज़ हैं हम उनको क्रिटिसाइज़ करें और वो आप समझें कि वो लॉजिकल लगें आपको। अगर किसी एक पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो लॉजिकल लगता है और उसके बरक्स आप जो है एक सोल्यूशन देते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें यही है कि आप जो है उनकी पर्सनल लाइफ पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आप उनके ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी बीवी ये वहाँ पे है, लंदन में है, यहाँ पे नहीं आ रही, XYZ। तो इस किस्म का जो क्रिटिसिज्म है विच इज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, बट वही जो क्रिटिसिज्म है वही डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के आने से जो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स थी वो होना बंद हो जाती हैं और फिर जो पॉलिटिकल इंक्यूबेंसीज हैं या जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे की ज़ाती लाइफ में या एक दूसरे की करप्शन के ऊपर या एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक बड़े नॉन इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, वो उसमें हियाटस आ जाता है और उसकी वजह से पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जन्म लेती है।
उसके बाद हमारा दूसरा जो कॉज है, पांचवा कॉज है हमारा अनइवन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेवलपमेंट अनइवन होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन ही होगी। अब अनइवन डेवलपमेंट ऐसे होता क्या है, देखें आप अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अनइवन करें, आप जो है सिंध को कम हिस्सा दें, बलूचिस्तान को उससे भी कम हिस्सा दें, आप दूसरे सूबों को जो है उनसे ज़्यादा हिस्सा दें, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर जो है प्रोविंशियल जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो वो अनइवन हो, वो जो है किसी एक ऐसे क्राइटेरिया पे हो जो यहाँ पे जो है एप्लीकेबल ना हो, उसकी वजह से क्या होता है कि अवाम में या जो वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहाँ के एमएनएस एमपीएस हैं, वहाँ की ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो एक एंटीथेटिकल बन जाती है फेडरल गवर्नमेंट से। अब अगर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक ही मुल्क की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसी मुल्क की जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे एंटीथेटिकल बन जाती है और जो है वहाँ पे एनिमोसिटी जन्म लेती हैं, तो क्या होता है, तो पोलराइजेशन जन्म लेती है। अब प्रोविंसेस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो उनसे बन नहीं रहे होते और जो है फेडरेशन अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से जो है ये जो फासले हैं ये ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इग्नोरेंस। पॉलिटिकल इग्नोरेंस आप ये एक एविडेंट वर्ड है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलिटिकल इग्नोरेंस किसे कहते हैं। ये कोई भी ऐसे इंक्यूबेंट्स हैं या हमारी आवाम में जो पॉलिटिकल नॉलेज नहीं पाई जाती, उनको एक डेमोक्रेटिक रिजीम के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, उनको जो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के तरीक़ाकार नहीं पता, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ बन रही हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हो रही हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या हो रहा है, तो इसको हम पॉलिटिकल इग्नोरेंस कहते हैं। अब आवाम में जब अब अगर पॉलिटिकल इग्नोरेंस होगी तो वो जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उनकी जो वो मतलब समझे कि आप इजी टू बी मैनिपुलेटेड होंगे, वो आराम से मैनिपुलेट हो जाएंगे और जो है जिस साइड पे उसको धकेला जाए उस साइड पे चले जाएंगे ना, जैसे शीप्स होती हैं इस तरीके से। और सिमिलरली अगर पॉलिटिकल इग्नोरेंस उनमें हो जो हमारे पॉलिटिकल इंक्यूबेंट्स हैं, मतलब अब एक तो आवाम में हो गई, दूसरे पॉलिटिकल इंक्यूबेंट्स जैसे हमारे एमएनएस हो गए, एमपीएस हो गए, कैबिनेट के मेंबर्स हो गए, अगर उनमें आ गई तो वो जो है ज़्यादा प्रोन होंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन के होने से। उसके बाद हमारा जो सातवां जो कॉज है पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान का, वो है डिसफंक्शनल सीसीआई। सीसीआई कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत बनाया गया था और इसका काम होता है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब अगर सीसीआई बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी, जो कि हमें करती हुई नज़र भी नहीं आ रही, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। डेली की अखबारों में हमें पढ़ते हैं, खुद को देखते हैं और वहाँ के मसाइल भी हमें देखते, मतलब हमें नज़र आते हैं वहाँ पे। तो अगर सीसीआई डिसफंक्शनल होगी तो जो है जो प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस हैं और उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट, अब एक प्रोविंस को जो है एलोकेशन कम मिल गई फॉर एग्जांपल, अब प्रोविंस में एलोकेशन कम होगी तो जाहिर है फिर उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स में भी एलोकेशन कम होगी और जो एक पॉलिसी सेंटर से बनाई गई है पॉपुलेशन की बेस पे तो वही नीचे भी इम्प्लीमेंट होगी। तो जो छोटे शहर वाले लोग हैं वो बोलेंगे भाई फ़लाँ शहर को वो बड़ा शहर है, इसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, वहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमारे पास रोड भी नहीं है, हमारे पास रास्ते नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी नहीं है। तो इस हिसाब से जो है एक सेग्रीगेशन क्रिएट होती हुई नज़र आती है, बट नॉट ओनली इन प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल बट आल्सो इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजनल लेवल। तो इसको हम देखते हैं कि ये एक रूट कॉज है पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन के होने का। उसके बाद हमारा आठवां कॉज है पर्सनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़। पर्सनलाइजेशन एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर को कहते हैं, नॉट कॉग्निटिव डिसऑर्डर बट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को कहते हैं। वो एक डिस्टॉर्टिव थिंकिंग होती है जिसमें आप जो है लोगों की सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं, आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं देखते, आप उनकी सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं। ये हमारी जैसे एक कहा जाए कि नॉन पॉलिटिकल लाइफ में भी पाया जाता है। आप किसी की पर्सनल लाइफ देखते हैं, आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ या उसके जो अचीवमेंट्स है वहाँ पे उनको जो है कास्ट आउट कर देते हैं। सिमिलरली यही पॉलिटिक्स में भी होता है। अब पॉलिटिशियंस का जो है पॉलिटिक्स ही प्रोफेशन है, तो जो है उनकी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं या उन्होंने जो पॉलिटिक्स में आके आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम किया हुआ होता है, वो जो है दूसरे पॉलिटिशियंस वो उनको खारिज कर देते हैं, वो उनको सेट असाइड कर देते हैं और वो जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब अगर एक पार्टी का जो हेड है वो उसके अपोनेंट की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेगा तो उसके जो नीचे अहदेदार हैं या उसके नीचे जो वर्कर्स हैं या जो उसके नीचे जो आवाम होगी, जो उसकी सिंपथाइज़र होगी या उसके मेंबर होंगे, तो वो भी सिमिलरली वही काम करेंगे नीचे। तो ये ऐसे डिवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है।
चलिए ये तो हो गए करेक्टरिस्टिक और कॉजेज़। अब हर कॉज के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव कॉजेज़ हमें नज़र आते हैं और उनका जो है ऑब्वियस बात है, तो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो रेमिफिकेशंस हैं वो भी हमें नेगेटिव ही एक रुख देंगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो हमारी रेमिफिकेशन है अपना पोलराइज पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान की, वो ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। देखें, अनइवन डेवलपमेंट होगी, आपकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये होगा यही कि आपकी जो पूरी पोटेंशियल है आपके लोगों की, आपकी आवाम की, वो जो है सही तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी। आपकी जो सेल्स हैं वो सही तरीके से नहीं होंगी। अब एक लोगों में कहीं पे जो है रोज़गार है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा यही कि किन लोगों में परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, किन लोगों में परचेजिंग पावर कम होगा। अब अगर एक लार्ज प्रोपोर्शन में परचेजिंग पावर कम होता है तो वो लोग जो है एक ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे और जो है एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और ऐसे ही कई ज़्यादा आप मिसालें ले सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो नेगेटिव आउटलुक देती है एक मुल्क का, क्योंकि वहाँ पे एक मेन सूबा हो गया, वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और जो है दूसरे सूबों या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे शहरों में वो डेवलपमेंट नहीं की जाती, उनको जो है पीछे धकेला जाता है। तो ये एक हमारा इफेक्ट हो गया, उसका रेमिफिकेशन हो गई। और उसके बाद जो दूसरी रेमिफिकेशन है हमारी पोलराइज पॉलिटिक्स की, वो है हमारे पास लेस इफेक्टिव पॉलिसीज़। अब उसमें दो पॉलिसीज़ आ जाती हैं, एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आ गई, ठीक है। अगर बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, जैसे हम एनालाइज़ करते हैं यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को, ऑस्ट्रेलिया को और दूसरे कई ममालिक जो हैं हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल स्फेयर है वो हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली दूसरे लोगों को, दूसरे जो ममालिक के लोग हैं जो वहाँ के पॉलिटिक्स में बड़ा किरदार अदा करते हैं, वो भी हमारे मुल्क के ऊपर नज़रें रख के बैठे होते हैं। उनकी भी नज़रें होती हैं हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। अगर हमारे मुल्क में पोलराइज पॉलिटिक्स होगी तो पॉलिटिकल एफिकेसी इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं। उन लोगों को भी यह पता होगा कि भाई ये पॉलिटिकली मैच्योर है और हमारा जो है एक नेगेटिव आउटलुक जाएगा दूसरे लोगों की तरफ, और इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ख़राब होगी। सिमिलरली डोमेस्टिक पॉलिसीज़, अब जैसे मैंने पीछे ही डिस्कस करके गया था कि अनइवन डेवलपमेंट होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगी और जो है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। आप जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत दूसरों जो आपके अपोनेंट से आपको कास्ट आउट कर देंगे, आप जो है एक लार्ज प्रोपोर्शन को कास्ट आउट कर दे रहे हैं और वहाँ पर जो है उनकी जो जायज़ डेवलपमेंट्स हैं, जायज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, आप वो नहीं करते। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से ना ही लाई जाएंगी, ना ही वो इम्प्लीमेंट होगी, और आपको जो है एक आप कैसे कहा जाए कि ब्लैक एंड वाइट का आपको एक तर्ज नज़र आएगा कि कहीं पे जो है सिर्फ सहरा होगा और कहीं पे जो है बड़ी बड़ी इमारतें आपको नज़र आएंगी, ठीक। उसके बाद तीसरी जो हमारी है वो है अबॉर्टिव लेजिस्लेशन। देखें, एक मुल्क में जहाँ पे आपको पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है और जो एक गवर्नमेंट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट में है, वो अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही सिर्फ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के भी नहीं, अपने सूबे के भी नहीं और अपने शहर के भी नहीं, वो सिर्फ उन चंद लोगों के फ़ायदे के लिए सोचती है जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उनको उनकी हर पॉलिसी में जो है वो एग्री करते हैं आंखें बंद करके। तो जो है वहाँ पे जो लेजिस्लेशंस होंगी वो भी उसी हिसाब से होंगी और उन लेजिस्लेशन को जो है जो दूसरा प्रोपोर्शन है मुल्क का वहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये हम देखते हैं कि ये अबॉर्टिव लेजिस्लेशन जो है ये एक हमें इसका कॉन्सिक्वेंस नज़र आता है। उसके बाद चौथी जो रेमिफिकेशन है हमारी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की वो है इनअप्रोप्रिएट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस करके गया था कि यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन होती है वो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नहीं होती, वो आपकी जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बेहतर करने के लिए होती है। आप प्रायोरिटाइज़ जो है आवाम की भलाई के लिए नहीं कर रहे होते, आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हो इंटरेस्ट की, सिर्फ अपने लोगों की या उन लोगों की जो आपके साथ हैं उनकी भलाई के लिए आप जो है वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी वो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं होगी, वो इनअप्रोप्रिएट होगी। उसके बाद जो पांचवी रेमिफिकेशन है वो है डिप्राइवेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। अब देखें कि एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एक मुल्क है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेशंस है, एक नेशन स्टेट नहीं है,
तो वहाँ पे एक बड़ा एक जो है सोशल ग्रुप है, उन सारे जो है वो उन सारों के वोट जो है एक पार्टी को जाते हैं, नतीजतन वो ही पार्टी जो है एक जो है इंक्यूबेंसी में आ जाती है, वही पार्टी जो है उन्हीं का वज़ीर आज़म बनता है, उन्हीं का सदर बनता है, उन्हीं के कैबिनेट में मेंबर्स होते हैं। तो उनका क्या काम कि वो आके जो है नीचे या दबे कुचले हुए लोगों के बारे में सोचें, जो छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, जो छोटे लिंगुअल ग्रुप्स हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जाता। जैसे कि ये एक आपको मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हिसाब से होता है। तो वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई हमारे वोट यहाँ से आ रहे हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तो इनको जो है इतनी रिसोर्सेज या इनको जो है इतना बेहतर ना किया जाए, उन्हीं लोगों को बेहतर किया जाए जो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं या जिन लोगों से हमें फ़ायदा होता है। तो ये हो गई डिप्राइवेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज नेशनल स्ट्रेटजी। अगर आप इन सारे कॉजेज़ को इन सारी रेमिफिकेशंस को देखें, ठीक है, जहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो, वहाँ पे जो है पर्सनलाइजेशन की जाए, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, वहाँ पे जो है छोटे ग्रुप्स को जो है नीचे दबाया जाए, कुचला जाए, तो वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब नेशनल सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ट्रेडिशनल भी होती है, नॉन ट्रेडिशनल भी होती है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि वो किस हिसाब से जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हमारी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, किसके नतीजे में, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के नतीजे में। उसके बाद ये तो एविडेंट है कि यहाँ पे जहाँ पे जिस कंट्री का ऐसा हाल होगा वहाँ पे पॉवर्टी भी होगी, गुर्बत भी होगी, बेरोज़गारी भी होगी। तो ये हमारी रेमिफिकेशंस थी पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स की। उसके बाद अब ये तो हो गए मसाइल, अब इनका हल कैसे ढूंढा जाए। तो हल ढूंढने के लिए हमने जो है कुछ रेमेडियल मेजर्स जो हैं हमने वो डिड्यूस किए हैं। अगर आपको इनसे बेहतर कोई लगते हैं तो आप खुद या तो ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं या इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। सिंस ये टॉपिक यहाँ तक महदूद नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद भी जाएँ, खुद भी सर्च करें और जो है खुद भी दूसरे कॉजेज़, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें, खुद भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। तो सबसे पहला जो हमारा रेमेडियल मेजर्स है वो है हमारे पास मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी हमारी आवाम में भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी वही हमारे लोगों में भी होनी चाहिए। अब उसके कई ज़्यादा तरीके हो सकते हैं कि आप जो हैं एक लेजिस्लेशन कर लें कि जिसमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं होगी, वो काबिल नहीं होगा एक जो है किसी भी हाउस में या किसी भी इलेक्शन लड़ने के। और उसके बाद कोऑप्शन का जो है उसको मैंडेटरी किया जाए। अब कोऑप्शन ये होता है कि आप जो है कोई भी दो बंदे या तीन बंदे या दो सोशल ग्रुप्स या तीन सोशल ग्रुप्स को साथ ऑप्ट करते हैं, अपने साथ लेते हैं और उनको जो है इंक्लूड करते हैं। तो ये कोऑप्शन का जो है ये भी हमारा रेमेडियल मेजर से, अगर जहाँ पे कोऑप्शन होगी वहाँ पे पोलराइजेशन कम होती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो तीसरा है वो है रेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब रेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट्स ये हो गया, ये उसका एंटी हो गया जो हमने कहा था कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। अब जहाँ पे रेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट होगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वहाँ पे रेशनैलिटी के बेसिस पे जो है डिबेट्स होंगी। और नतीजतन क्या होगा कि रेशनैलिटी की बेसिस पे लेजिस्लेशन होगी और जो है ये पहिया जो डेमोक्रेसी का है ये रेशनल वे में चलेगा। उसके बाद जो डिजोर, ये पॉलिटिकल टर्म है, डिजोर मीन्स ये कि जो कानूनी हिसाब से हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एम्पावर करता है, जिस तरीके से पावर को डिवोल्व किया जाए उसी तरीके से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। आप जो है अपने सिर्फ ज़ाती मफाद के चक्कर में आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एंटी ना जाए, आप लेजिस्लेशन की एंटी ना जाए, आप जो है एक सबके लिए एक जैसा जो है एटीट्यूड रखें, एक जैसी पॉलिसीज़ बनाएं और जो है जो पावर को डिवोल्व करें वो भी सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करें। उसके बाद सोशलाइजेशन की जाए। सोशलाइजेशन ये है कि आप जो है लोगों को, आवाम को समझाएं, आप आवाम को बताएं कि भाई ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है। जो पॉलिटिक्स की पोलराइजेशन होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब होती है, हमारी जो है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है वो ख़राब होती है, गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, हमारा जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फसादात भी होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स के नतीजे में। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव रोल है सीसीआई का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जो मैंने पहले ऊपर कॉजेज़ में डिस्कस किया था, तो जो है उसका जो एग्जैक्ट रोल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको जो है वो पूरा अपने क्राइटेरिया पे मीट करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से अगर हम सीसीआई को चलाएंगे तो जो सेंटर और प्रोविंसेस के जो बीच में जो खलल पैदा हुआ है, जो एक दरार है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि आप जो है पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जो है
किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जो है वो केसेस ना बैठाते, आप पूरी पूरी इंस्टीट्यूशंस को पकड़ें, भले उसका कोई हेड हो, उसका कोई डिप्टी हेड हो, आप जो है उनको एग्जेम्प्ट ना करें अकाउंटेबिलिटी से, आप उनको भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाएं। तो अगर अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी तो करप्शन के चांसेस कम होंगे। और उसके अलावा जो है ये जो हम एक बाइस्ड अप्रोच देखते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं, तो ये हमें कम होती हुई नजर आएगी। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज, रेमिफिकेशन और रेमिडियल मेजर्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।